हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस गुरु वर्ल्ड में। और आज हम जैसे ही पिछली क्लास में हमने पढ़ा, फिजिक्स में चैप्टर था वैद्युत धारा या वैद्युतिकी, उसमें हमने पढ़ा वैद्युत धारा के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, और प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, प्रतिरोध होता क्या है ये सब पढ़ेंगे। हेडिंग डाल देते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध, जब आप कोई, ये आपके पास कोई धातु है या मटेरियल समझ लो, कोई भी मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है काफ़ी लाखों की संख्या में, इलेक्ट्रॉन लाखों की संख्या में है। तो क्या होगा, जब आप इस तरह धारा प्रवाहित करोगे, क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तो ये क्या होंगे, ये भागने स्टार्ट हो जाएंगे अपनी जगह छोड़कर। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भागने स्टार्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे की ओर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो इनके बीच में घर्षण पैदा होगा, और जो घर्षण पैदा होगा उस घर्षण के कारण एक अवरोध पैदा होगा, या एक ऐसे कह दो एक रास्ते में अवरोध ही समझो, एक तरह से अवरोध पैदा होगा। वो ही अवरोध यानी कि धारा के रास्ते में या करंट विद्युत धारा के रास्ते में जो अवरोध पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो एक ऐसा अवरोध जो धारा का विरोध करेगा, धारा का विरोध करेगा, वही क्या है, प्रतिरोध है। तो परिभाषा की तो जरूरत इतनी है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है जी। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम, और इसका सिंबल ये होता है ओम। बीमा क्या होती है इसकी, बीमा होती है ml² T-3 A-1, ये इसकी बीमा है, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रतिरोध। क्या हो गया, प्रतिरोध। अगला टॉपिक क्या है कि वह कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, या प्रतिरोध किस किस गुणांक पर निर्भर करता है, प्रतिरोध के गुणांक क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये उतार लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, चलो अब पढ़ेंगे। टॉपिक है कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर करता है। कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आप देखोगे ये एक छड़ है या एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, A। क्षेत्रफल क्या है, A क्या है, क्षेत्रफल है। चलो ठीक है जी। अब इसमें देखो, इसमें क्या रिलेशन होता है कि इसमें जो प्रतिरोध होगा, वो समानुपाती होगा L के, और प्रतिरोध जो समानुपाती होगा 1/A के। समानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों से रिलेशन से हम क्या बना लेंगे, R समानुपाती L/A, और यहाँ से बन जाएगा R बराबर ρ L/A, ये बन जाएगा। ये इस पर क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल बेस हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या, ये क्या है, ये हो गया प्रतिरोध, क्या हो गया, प्रतिरोध। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या हो गई, तार की लंबाई, क्या हो गई, तार की लंबाई, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब यहाँ से बात समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि R समानुपाती L, यानी कि अगर तुम तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर आप तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और ये यहाँ कहना चाह रहा है कि 1/A यानी कि क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल यानी कि जितना मोटा तार लोगे या जितना मोटा मटेरियल होगा, आपका मोटा तार होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये, और विशिष्ट प्रतिरोध, और एक बात ये समझ लेना कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ये विशिष्ट प्रतिरोध सेम मटेरियल के लिए सेम होता है। यानी ये कहने का मतलब है, अगर एक समान मटेरियल है, दो मटेरियल है तुम्हारे पास, एक समान है, तो उनके लिए रो का मान जो है एक ही होगा, यानी कि बराबर होगा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान। ये तारो सुनाता है यहाँ से। ठीक है जी, करें कर? चलो अब देखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखेंगे क्या। पहली बात कि मोटे तार में प्रतिरोध, मोटे तार में प्रतिरोध कम, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना कम होगा ना, तो मोटे तार में प्रतिरोध कम, तथा पतले तार में अधिक होता है, अधिक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, लंबाई वाला, कि लंबे तार में प्रतिरोध अधिक तथा पतले तार में, पतले तार में क्या होगा, कम होगा ना, कम। पतले, पतले नहीं लिखेंगे ना, यहाँ क्या लिखेंगे, लंबे और छोटे, छोटे, छोटे तार में कम होता है। ठीक है जी। तीसरी बात क्या लिखेंगे, एक समान धातु में विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक समान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है, समान होता है। ठीक है जी। तो एक रिलेशन और आता है इसमें, एक रिलेशन मैं बता दूंगा, अभी पहले इसको उतार लो, इसको देखो, तो इसको समझो। मैंने भी बताया था कि पीछे हमने एक रिलेशन पढ़ा था, तो मोटे तार में प्रतिरोध कम, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, अभी हमने बताया था कि जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा, और पतले तार में क्या होगा, अधिक होगा। अभी जब आगे तुम पढ़ोगे फ्यूज तार के बारे में पढ़ोगे, कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें एक सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा परिपथ, सुरक्षा, ऐसा समझ लो कि सुरक्षा के रूप में एक फ्यूज तार लगाया जाता है। तो फ्यूज तार जो है वो बताया जाता है कि वो बहुत बारीक होना चाहिए, और उसका गलना, उसका जो प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, और गलनांक बहुत कम होना चाहिए। तो वो इसी वजह से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, गलनांक कम होगा, तो क्या होगा कि प्रतिरोध जैसी
अटैक एकदम से मतलब हाई वोल्टेज की लाइट आएगी तो वो क्या होगा, प्रतिरोध यानी कि रोध अवरोध पैदा करेगा और एकदम टूट के गिर जाएगा। इसलिए लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सर्किट अंदर की लाइट वगैरह सब सेफ रहती है। तो ये हो गया लंबे तार का। जितनी आप कितना ही लंबा लो, आप जितना लंबा लेते चला जाओगे उसमें धारा उसी हिसाब से फिर घर्षण करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो घर्षण बढ़ेगा और घर्षण बढ़ता चला जाएगा, उनके बीच में अवरोध ज्यादा होगा और अवरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और सेम धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध सेम होता है, यानी कि सेम मटेरियल के लिए रो का मान सेम होता है। ठीक है जी। इसे एक रिलेशन और देख लो, इसमें दो मटेरियल है, जैसे जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल ये हो गया, एक ये हो गया। मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसकी लंबाई दो, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। ठीक है जी, इसकी लंबाई L2 है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका A2 है। तो इनमें एक रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1, क्योंकि वहाँ सीधा समानुपाती था प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती था। तो R2 लिया तो R2 लेंगे, L2 लेंगे, R1 लिया तो L1 लेंगे। लेकिन क्षेत्रफल के क्या था, क्षेत्रफल के उल्टा था, तो A2 ना लेके A1 लेंगे, A2 लेंगे, इसका स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखो, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में इस पर क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल पे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे तुम्हारा जो है प्रतिरोध वाला चैप्टर, प्रतिरोध का टॉपिक हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सम इम्पोर्टेंट धातु या मटेरियल्स हैं जिनका जो है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। उनका सीधा सीधा याद करने को होता है विशिष्ट प्रतिरोध, कि उनके विशिष्ट प्रतिरोध कितने होते हैं। सोने का 2.44 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो डायरेक्टली याद कर लो इस तरह से, जैसे और लिख लो कुछ एक कांच का, लकड़ी का, रबड़ का लिख लो। तो ये मैं मिटा देता हूँ। रबड़ का लिखो, रबर, रबर का कितना होता है 10⁻10 से कितना 10⁻13 ओम मीटर, ओम मीटर 10⁻10 से 10⁻13 ओम मीटर। ये प्लस में है, उनका उनकी वैल्यू माइनस में थी, ये इनकी वैल्यू प्लस में है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधक, इनकी प्रतिरोधक मतलब इनका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है तो रबड़ जो है, तो रबड़ का होगा प्लस में होगा। जैसे ऐसी एक हीरे का देख लो, हीरे का पूछा गया एक बार, हीरे, हीरा, हीरा कितना होता है 10⁻, कितना होता है 10⁻11 से कितना होता है 10⁻12 समथिंग होता है, ये लगभग में ही है ओम मीटर। 10⁻10 से। अच्छा हीरा, हीरे के बाद अच्छा एक लकड़ी का देख लो, लकड़ी, लकड़ी का कितना होता है, लकड़ी का होता है कितना लकड़ी का ज्यादा होगा ना हीरे से, रबड़ से 14 से 16 होता दिखे शायद लकड़ी का। देखो 10⁻14 से 10⁻16 तक होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। ठीक है जी। एक कांच का देख लो, कांच, किसका, कांच का, कांच का कितना होता है कांच का होता है 10⁻13 से 10⁻15, 10⁻13 से 10⁻15 ओम मीटर। यह 10⁻11 से होता है, 10⁻11 से 10⁻15 ओम मीटर। ठीक है जी। ये कितना हो गया, तो 5 हो गए, तो 6, 7, 8 और एक 9, ये 9 10 हैं, इन्हें डायरेक्टली याद कर लो ऐसे ही। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी, चलें, चलो। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ ऊपर थोड़ा सा कट गया ये, इसको मैं भी नीचे से लिखूंगा आपके। इस बार देखता हूँ कैसे, मतलब यहाँ से लिखते हैं, ए यहाँ से लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा अब, क्या टॉपिक, हम प्रतिरोधी तो चल रहा हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में एक आता है कि पर विद्युत धारा पर तापमान का प्रभाव किस पे। चलो, हाँ, विद्युत धारा पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे, देखो, एक रोड है हमारे पास, ये एक तार है हमारे पास, ये L लंबाई का, ठीक है जी। इसका, इसमें धारा कितनी बह रही, इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर होगा, क्या होगा ये बताओ। चलो, L लंबाई है, इसमें धारा कितनी है, धारा भी बह रही है इस तरह से धारा, तो धारा क्या है, I है। और इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R है। तो देखो, अच्छा, तापमान का प्रभाव कैसे पता लगेगा, देखो, अभी मैंने तुम्हें पीछे अभी बताया है पिछले टॉपिक में कि एक कोई भी मटेरियल, जैसे यही मटेरियल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। तो जब इसे हम गर्म करेंगे या हीटिंग दी जाएगी, इसको ये कह रहे हैं ना तापमान का प्रभाव, तो हीटिंग दी जाएगी, तो आप अपने आप में जो है गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा, धारा बहेगी, जैसे धारा बहेगी गर्म होएगा होगा, तो फिर क्या होगा, एक तरह से तापमान का उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को हमें पढ़ना है कि तापमान का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो देखो, इसमें एक रिलेशन बनता है, रिलेशन क्या बनता है कि हीटिंग इफेक्ट यानी कि एच समानुपाती होता है किसके, आई स्क्वायर के, आई स्क्वायर यानी कि धारा के, ठीक है जी। और एच समानुपाती होता है किसके, आर के, ठीक है जी। और एच समानुपाती होता है स्मॉल टी के, ये रिलेशन होता है। तो इन तीनों रिलेशन से क्या मिल गया, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे वालों के लिए। तो क्यों, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया। अब देख लो यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से एक चीज और बन सकती है, यानी कि कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि जितनी इस मटेरियल, ये कोई रोड है हमारे पास, तो हीटिंग इफेक्ट कब काम करेगा, यानी कि जितनी उसमें तुम धारा बहाओगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा धारा बहेगी तो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो हीट इफेक्ट धारा के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है जी। और रही बात प्रतिरोध की, जितनी ज्यादा, मैंने भी बताया प्रतिरोध में कि जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी या जितना ज्यादा उसमें जो है करंट बहेगा, तो उतनी ज्यादा घर्षण होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब है जितनी ज्यादा तापमान यानी हीटिंग इफेक्ट होगी, उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध, यानी कि तो सीधा समानुपाती होगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, तुमने एक पीछे का रिलेशन पढ़ा है कि B बराबर IR। तो क्या यहाँ से मैं ये नहीं कर सकता, इसे I इंटू आई आर कर सकता हूँ, इंटू टी कर सकता, नहीं कर सकता। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या लिख दो, B इंटू आई को आई रहने दो, इंटू टी, इंटू टी, ये हो गया। अच्छा, एक रिलेशन और देखो क्या बनेगा यहाँ से रिलेशन, हाँ सही है,
अब यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं आई की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो बी अपॉन आर होगा, बी अपॉन आर बराबर आर होगा, तो बी अपॉन आर बराबर आई होगा, यहाँ आई की वैल्यू रखें तो बी इंटू बी अपॉन क्या रखें यहाँ आर इंटू क्या रखें टी, तो यहाँ से एक रिलेशन क्या निकल कर आएगा बी स्क्वायर अपॉन आर, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये भी एच हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये एक फार्मूला ये बन गया। वो तो आप जो जिसे ये बी बराबर आई आर पढ़ा है, जिसने पता है वो सब निकाल देगा, लेकिन मेन यही है। उसमें ये क्वेश्चन ये यहाँ पूछा जाएगा, वो ज़्यादा ज़्यादा ऐसे पूछ लेगा कि कोई धातु है उसमें जो है इतने एम्पेयर का धारा बह रही है, उसका रेजिस्टेंस ये है, तो उसमें जो है इतने समय में बह रही, क्या है ये समय में, क्या है इतने समय में बह रही, तो समय यानी कि इतने समय में बह रही, तो उसका उसमें प्रभाव या तापमान कितना होगा, उसमें प्रभाव क्या होगा कितना होगा, तो पूछ लेगा। देखो इसको, अच्छा इसमें देखो ये एक बात और देख लेना, इसके एग्जाम्पल हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ काम करता है। तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गया, या इमल्सिन रोड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक रोड हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गया, और क्या हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गया, आदि इतने पे डिपेंड करता है। चलो आगे देखते हैं। एक बात और, एक बात और है इसमें ध्यान रखना, तापमान का देखो यहीं, ठीक है जी, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये देखो एक टॉपिक, ये अगला टॉपिक क्या है, ये देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा, अगला टॉपिक क्या है, तापमान का, तापमान का प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर, तापमान का प्रतिरोध पर, ठीक है, क्या तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, क्या प्रभाव। देखो पहले बात, पहला टॉपिक, पहला पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ठीक है जी, पहला टॉपिक है कि तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर चालक का, मैं लिख देता हूँ, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा दूसरी बात है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का, अर्ध अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, घटता है। अच्छा एक तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी बात यह है कि तापमान का अचालक है, चालक, चालक पर कोई कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। जब बात को समझो इसको, तापमान का चालक पर, तापमान का क्या मतलब, प्रतिरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता,
तापमान का अचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कहने का मतलब है प्रतिरोध पर। ठीक है, बात को समझो। देखो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। ये पहला पॉइंट लिखा मैंने तापमान का, यानी कि टॉपिक है तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो चालक गर्म होगा, और चालक जब गर्म होगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहला टॉपिक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ता है? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है जी। फिर देखो तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का घटता है। तो यानी कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और तापमान बढ़ने पर जो अचालक है, अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे द्वारा ऐसे करके लिख लो। चलो ज्यादा समझ में ना आ गया तो ऐसे लिखो लो। तीसरे नंबर का तापमान बढ़ने पर अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो चलो। चलो हो गया। अब ये देखो एक चीज और, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम, तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा, हाँ सही सब मैं बता देता हूँ। तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर के अंतर, यानी कि विभव के अंतर, यानी कि विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो विभवांतर क्या? धारा, यानी कि क्या? बहने वाली धारा क्या हो गई? आई। सीधा समानुपाती किसके होती है? बी के। तो यहाँ से बी बराबर आई आर आ जाएगा। बी बराबर आई आर आ जाएगा। इसे देख लो, ये ओम का नियम है। और ओम का नियम, एक बात और बता दो नोट करके लिख दो। क्या? कि ओम का नियम, ओम का नियम केवल चालक पर लागू होता है। ठीक है जी, ये टॉपिक ये नोट कर लो कि ओम का नियम केवल चालक पर लागू होता है, क्योंकि इसमें तापमान, क्योंकि चालक में तापमान कांस्टेंट माना गया है ना। ठीक है जी। तो ओम का नियम क्या था? कि किसी परिपथ या किसी चालक में बहने वाली धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। किस लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो थ्योरी नहीं आती, लेकिन ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये पता ही है, धारा है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, यानी कि विभवांतर है। इस पे सवाल बन जाता है। अभी कराएंगे आगे इस वाले चैप्टर के। ये तो रेलवे का फेवरेट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है। छोटे छोटे क्वेश्चन सीधे सीधे बस न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड होते हैं। चलो आगे क्या है अब?
और क्या, चलो चलो ओम का नियम, एक कूलाम का नियम और देख लो। किसका? ये देखो, यहाँ से देखो, कूलाम का नियम, कूलाम, कूलाम का नियम। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि दो पॉइंट हैं, इनके पॉइंट सेंटर हो गए, यानी कि इन्होंने बताया कि दो आवेश हैं, इसका आवेश, या ऐसे कर लो छोटा रहेगा ये Q1 और ये Q2, यानी कि ये Q1 आवेश है और ये Q2 क्या है, ये आवेश है, आवेश, ये भी आवेश है, क्या है, ये भी आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। तो ओम साहब ने बताया, वो कूलाम के नियम, यानी कि कूलाम ने बताया कि दो आवेश के बीच की दूरी, यानी कि कहने का मतलब है कि दो आवेश हैं ये, दो आवेश और ये बीच की दूरी, और एक रिलेशन बनाया इन्होंने, किसका, बल का, यानी कि बल का रिलेशन क्या बनाया कि F समानुपाती होगा दोनों आवेश के, Q1 Q2 के, और इन दोनों के, जब ये दोनों आपस में रिलेशन बनेगा इनमें, तो जिनमें जो बल लगेगा, तो बल सीधा समानुपाती किसके होगा, 1/r²के। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आया, F बराबर क्या, ये क्या है, ये बल है, क्या है, बल है। तो F बराबर क्या होगा, F समानुपाती, चलो मैं समानुपाती में ले लो पहले, किस में ले लो, समानुपाती में, F समानुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है जी। अब ये इसका समानुपाती हटा दो, तो ये यहाँ क्या लग जाएगा, F बराबर 1/, यहाँ से कर लो, यहाँ लिख, बराबर 1/4πε0, 4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है जी, ये ठीक है, 1/4πε0, 1/4πε0 गुणा Q1 Q2/r²। तो ये जो वैल्यू है, करो भी बताता हूँ इसके बारे में, जगह कम रह गई।